20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का संसद मार्च हुआ। मुद्दा था परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे विवाद को एक दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया। प्रदर्शन आगे बढ़ा तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज, आंसू गैस और दूसरी भीड़ नियंत्रण वाली कार्रवाई के बीच सबसे गंभीर आरोप सामने आया पैलेट गन के इस्तेमाल का। कुछ प्रदर्शनकारियों के शरीर से पैलेट्स निकाले गए। किसी की आंख पर चोट की बात सामने आई तो किसी के शरीर में धातु के छोटे छोटे छर्रे धंसे होने की शिकायत आई। अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनने वाली हाई पावर कमेटी करेगी। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं कि पुलिस ने पैलेट चलाई या नहीं। बड़ा सवाल है, क्या उस स्थिति में पैलेट गन चलाना जरूरी था? क्या पुलिस ने बल प्रयोग का तय ग्रेडेड तरीका अपनाया? क्या प्रदर्शनकारियों से निपटने के कम नुकसानदेह विकल्प पहले इस्तेमाल किए गए? और सबसे अहम, क्या पैलेट गन को भीड़ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करना संवैधानिक और कानूनी कसौटियों पर खरा उतरता है? आइए पूरे मामले को सिलसिलेवार समझते हैं, लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि जंतर मंतर पर हुई पुलिसिया कार्रवाई, पैलेट गन का इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों की ओर से हुई हिंसा और पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला क्यों किया। दरअसल 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए हाई पावर कमेटी बनाने की बात कही। मामला सिर्फ पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प तक सीमित नहीं है। कोर्ट के सामने पुलिस की कार्रवाई को लेकर आरोप है, वही पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप है। यानी एक तरफ आरोप है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि स्थिति बिगड़ चुकी थी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बल का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च अनुमति के दायरे से बाहर था और पुलिस ने अधिकतम संयम बरतते हुए न्यूनतम जरूरी बल का इस्तेमाल किया। अब कोर्ट चाहता है कि इन दावों और प्रतिवादों की स्वतंत्र जांच हो और यही वजह है कि एक ऐसी कमेटी बनाने की बात सामने आई है जिसमें न्यायपालिका और पुलिस दोनों का अनुभव होगा। फिलहाल कमेटी की बनावट कैसी होगी यह सामने आया है, लेकिन उसके अंतिम सदस्यों के नाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। मौजूदा जानकारी के मुताबिक कमेटी में 3 तरह के लोग होंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। दूसरा, किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस। तीसरा, डीजीपी रैंक के रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। यानी कमेटी में एक न्यायिक दृष्टिकोण होगा, एक संवैधानिक और हाई कोर्ट स्तर का प्रशासनिक अनुभव, और तीसरा पक्ष पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था की जमीनी समझ लेकर आएगा। इस संरचना का महत्व इसलिए है क्योंकि जांच केवल यह तय करने की नहीं है कि किसने क्या किया। जांच का सवाल यह भी है कि किस परिस्थिति में पुलिस के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद थे और उनमें से सबसे कठोर विकल्प तक पहुंचने से पहले क्या क्या कदम उठाए। कमेटी घटनास्थल पर जाकर सिर्फ बयान दर्ज करके वापस नहीं आएगी, उसे पूरे घटनाक्रम की एक टाइमलाइन तैयार करनी होगी। मसलन प्रदर्शनकारी कब जंतर मंतर पहुंचे, मार्च कब शुरू हुआ, कहां बैरिकेड लगाए गए, किस जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, किस स्तर पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कब किया गया और सबसे अहम, पैलेट गन चलाने का आदेश कब और किस अधिकारी ने दिया। इसके लिए कमेटी पुलिस के रिकॉर्ड, ड्यूटी चार्ट, वायरलेस लॉग, सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा और दूसरे उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में घटनास्थल से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दे चुका है और 30 जुलाई को कोर्ट ने आरएएफ के एम्यूनेशन लॉग यानी गोला बारूद इस्तेमाल का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। यह रिकॉर्ड बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी पुलिसकर्मी के बयान और हथियारों के आधिकारिक रिकॉर्ड को आपस में मिलाकर यह पता लगाया जा सकता है
कि कितने राउंड इस्तेमाल हुए, किस तरह के कारतूस का इस्तेमाल हुआ और किस परिस्थिति में इस्तेमाल हुए। अब आते हैं सबसे विवादित सवाल पर, पैलेट गन आखिर है क्या? दरअसल पैलेट गन को आमतौर पर भीड़ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाला लेस लेथल वेपन कहा जाता है। लेकिन यहां एक शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। लेस लेथल का मतलब नॉन लेथल या पूरी तरह गैर घातक नहीं होता। यानी इसका उद्देश्य सामान्य गोली की तुलना में मौत की संभावना कम रखना हो सकता है, लेकिन इससे गंभीर चोट या अस्थायी नुकसान नहीं कहा जा सकता है। ऐसा कहना गलत होगा। पैलेट गन से छोटे छोटे छर्रे बड़ी संख्या में निकलते हैं। अगर ये शरीर के संवेदनशील हिस्सों, खासकर आंख, चेहरे या सिर पर लग जाएं, तो गंभीर और अस्थायी चोट हो सकती है। भारत में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सबसे बड़ा विवाद जम्मू कश्मीर में सामने आया था। वहां इनके इस्तेमाल से आंखों की रोशनी जाने और गंभीर चोटों के कई मामले सामने आए। यही वजह है कि पैलेट गन को लेकर वर्षों से यह बहस चलती रही है कि इसे नागरिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस सीमा तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब सवाल है कि क्या उस समय उसका इस्तेमाल वास्तव में जरूरी था? 20 जुलाई की घटना में यही सवाल अब अदालत द्वारा बनाई जाने वाली हाई पावर कमेटी के सामने है। कमेटी सबूत देखेगी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों पक्षों को सुनेगी, रिकॉर्ड और मेडिकल साक्ष्यों की जांच करेगी और यह समझने की कोशिश करेगी कि जंतर मंतर से संसद तक हुए उस टकराव में बल प्रयोग की सीमा कहां तक जायज थी और कहां से वो जरूरत से ज्यादा हो गया। तो क्या पैलेट गन पर भारत में पूरी तरह प्रतिबंध है? जवाब है नहीं। और यही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा टिप्पणी को समझने की कुंजी है। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर तत्काल देशव्यापी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग पर सीधे सहमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों में असाधारण परिस्थितियों में इनके इस्तेमाल की गुंजाइश है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पुलिस जब चाहे पैलेट गन चला सकती है। अब सवाल यह है कि क्या उस खास परिस्थिति में इसका इस्तेमाल नियमों के मुताबिक था? सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल की जांच के लिए रास्ता खुला रखा। यानी कोर्ट का फोकस अब सिर्फ हथियार पर नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल की परिस्थिति और तरीके पर है। अब जानिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता क्या है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स यानी चरणबद्ध तरीके से बल का इस्तेमाल। आसान भाषा में पुलिस को हर विरोध प्रदर्शन को एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर भीड़ शांत है तो बातचीत और समझाइश, अगर भीड़ आगे बढ़ रही है तो बैरिकेडिंग, स्थिति बिगड़ती है तो आंसू गैस, वाटर कैनन या दूसरे कम नुकसानदेह साधन। अगर हिंसा बढ़ती है तो उससे ज्यादा प्रभावी लेकिन नियंत्रित उपाय, और अगर स्थिति वास्तव में गंभीर हो जाए तभी उससे अधिक कठोर साधनों पर विचार। यानी सिद्धांत यह है कि जितना खतरा उतना ही जरूरी और अनुपातिक बल। इसी को प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है। अब 20 जुलाई के मामले ने जांच का असली सवाल यही है, अगर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो क्या उससे पहले उपलब्ध दूसरे विकल्प इस्तेमाल किए गए थे? अगर किए गए थे तो वो क्यों नाकाफी साबित हुए? क्या प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला कर रहे थे? क्या पुलिस कर्मियों की जान या गंभीर चोट का तत्काल खतरा था? क्या पैलेट चलाने के अलावा दूसरा कोई व्यवहारिक विकल्प मौजूद था? और अगर पैलेट चलाने की जरूरत थी तो क्या उन्हें सही दिशा और निर्धारित तरीके से चलाया गया? ये सारे सवाल हाई पावर कमेटी की जांच के केंद्र में हो सकते हैं। पैलेट गन को लेकर इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पेंच है, मेटेलिक या प्लास्टिक पैलेट, और यह अंतर समझना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स में शुरुआती दौर में मेटेलिक पैलेट्स यानी धातु के छर्रों के इस्तेमाल का आरोप सामने आया। वहीं पुलिस रिकॉर्ड से जुड़ी कुछ रिपोर्टों में प्लास्टिक पैलेट्स का उल्लेख भी आया है। उदाहरण के लिए एक पुलिस डायरी से जुड़ी रिपोर्ट में आरएएफ द्वारा एंटी रायट गन से 2 राउंड इस्तेमाल किए जाने और प्लास्टिक पैलेट्स का उल्लेख सामने आया है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ घायलों के शरीर से मेटेलिक पैलेट्स निकले, और यही विरोधाभास जांच को और महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पैलेट चला या नहीं चला, बल्कि सवाल यह भी है कि कौन सा पैलेट चला, किस हथियार से चला, कितने राउंड चले,
किस अधिकारी के आदेश पर चले और उससे कितनी और किस तरह की चोट लगी। यही कारण है कि एम्यूनेशन लॉग, मेडिकल रिकॉर्ड, एक्सरे, ऑपरेशन रिपोर्ट और घटनास्थल के वीडियो जैसे सबूत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि क्या पुलिस के पास पैलेट गन चलाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की अब तक की टिप्पणियों को देखें तो जवाब है कुछ असाधारण परिस्थितियों में हां, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। पुलिस की शक्ति का मतलब यह नहीं है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई भी हथियार किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार भी निरपेक्ष नहीं है। राज्य के पास सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, इसलिए असली कानून संतुलन है। प्रदर्शन का अधिकार बनाम सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा, इन सबके बीच पुलिस बल का इस्तेमाल कितना जरूरी, उचित और अनुपातिक था, यही इस जांच का सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस जांच का असर सिर्फ 20 जुलाई तक सीमित नहीं रहेगा। यही इस हाई पावर कमेटी को महत्वपूर्ण बनाता है। अगर कमेटी यह पाती है कि उस दिन पैलेट का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ था, तो सवाल सिर्फ जिम्मेदारी तय करने तक नहीं रुकेगा, बल्कि इसके बाद भविष्य के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि कमेटी का काम भविष्य में ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स के लिए दिशा निर्देश तैयार करने से भी जुड़ सकता है। यानी संभव है कि आगे यह तय करने के लिए अधिक स्पष्ट प्रोटोकॉल बने कि किस स्तर की हिंसा में कौन सा हथियार, किस अधिकारी की अनुमति, किस दूरी से, किस दिशा में, किन संवेदनशील अंगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और किस परिस्थिति में पैलेट गन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। तो हाई पावर कमेटी का मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पुलिस को दोषी मान लिया, बल्कि पुलिस के आरोप और उसका पक्ष भी जांच का हिस्सा होंगे। और कमेटी का मतलब यह भी नहीं है कि छात्रों के सभी आरोप स्वतः सही मान लिए गए। जांच का मकसद तथ्य निकालना है। पैलेट गन को गैर घातक कह देना उसके इस्तेमाल को स्वतः जायज नहीं बना देता। किसी हथियार का कानूनी दर्जा एक बात है, उस हथियार का किसी खास परिस्थिति में इस्तेमाल दूसरी बात। और 20 जुलाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट इसी अंतर की जांच कर रहा है।